दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 12 जून 2022 को आयोजित होने वाली यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीएस के विभिन्न खंडों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का सेट इस श्रृंखला का पहला सेट है, जिसको हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तक कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सही उत्तर बताने के साथ साथ हर प्रश्न की व्याख्या भी करेंगे, ताकि आप इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके परुसड़ी, बिपाशा, वितस्ता या शत्रुदी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, परुसड़ी यानी रावी नदी के तट पर। दोस्तों दशराग युद्ध या जिसको दशराग्यन युद्ध कहा जाता है, इसका वर्णन ऋग्वेद में है और ये युद्ध परुसड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें भरत कबीले के मुखिया सुदास विजयी हुए थे। अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आइए जानते हैं, वर्तमान में जो रावी नदी है उसको उस समय परुसड़ी नदी कहा जाता था वैदिक काल में, और ब्यास नदी को बिपाशा। इसके अलावा दोस्तों वितस्ता झेलम का नाम था और शत्रुद यानी जो वर्तमान में सतलज है, इसको शत्रुद कहा जाता था वैदिक काल में। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध दशराग युद्ध या दशराग्यन युद्ध ये परुसड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आसान सा प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों में वर्णित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? ऑप्शन है गृह त्याग, प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो उन्होंने कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी पाली, उसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में वर्णित धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? ऑप्शन है आपके अलवार, नयनार, लिंगायत या सूफी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों अलवार। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में या तमिल प्रदेश में कहा जाए तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या कितनी? 12 यानी 12 मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में जो प्रमुख संत थे उनमें तिरुमंगई, पेरी, अलवार, अंडाल, नामालवार आदि थे। और दोस्तों अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थीं। नाम याद रखिएगा, आंडाल ये एकमात्र महिला संत थीं अलवार संतों में। और अलवार दोस्तों ये दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक थे, जबकि नयनार शैव धर्म को मानने वाले थे। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने? अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कि किस संत कवि को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके नामदेव, एकनाथ, तुकाराम या ज्ञानदेव। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है दोस्तों, संत तुकाराम। देखिए संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है और इनका जन्म दोस्तों पुणे जिले के अंतर्गत देहू याद रखिएगा, देहू नामक स्थान पर हुआ था और 16वीं शताब्दी में। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे।
उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों संत तुकाराम की साहित्यिक कृति जो है अभंगवाड़ी है और तुकाराम की पत्नी का नाम जीजाबाई था। तो याद रखिएगा, संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा किसके समकालीन थे? ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, शिवाजी या शेरशाह। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैजू बावरा किसके समकालीन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समकालीन। दोस्तों देखा जाए तो बैजू बावरा और तानसेन दोनों ही अकबर के समकालीन महत्वपूर्ण संगीतकार थे और संगीतकार बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे। बैजू बावरा, इनका जन्म 1542 में और मृत्यु 1613 में हुई थी और ये गुजरात में पैदा हुए थे। बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय की बात हो रही है, त्रिस्तरीय नहीं। याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने, याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत होगी जिसमें 15-20 गांव और द्वितीय स्तर पर जिला परिषद शामिल किए जाने की अनुशंसा की थी। तो याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 यानी 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? ऑप्शन है अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 129 या फिर अनुच्छेद 124। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है दोस्तों। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक अभिलेख न्यायालय है और आप जानते हैं अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। दूसरी बात ये कि न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ये भी बात एक जो है अभिलेख न्यायालय, जो कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसमें निहित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारा उच्चतम न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है आपके संसद, नीति आयोग, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद यानी पार्लियामेंट की है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। इसलिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन है आपके हम्बोल्ट, उत्तरी प्रशांत, कैलिफोर्निया या लेब्राडोर। आपको बताना है कि कौन सी ठंडी जलधारा
नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा ये ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। इसके अलावा लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। तो बचता है उत्तरी प्रशांत जलधारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, उत्तरी प्रशांत या नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है, ये उत्तरी प्रशांत जो वाटर करंट है, ये आपकी गर्म जलधारा है। और आपके प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा कि ठंडी जलधारा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत ठंडी जलधारा नहीं है, ये एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा हम्बोल्ट, इसको पेरुवियन जलधारा कहा जाता है। कैलिफोर्निया और लेब्राडोर जलधाराएं ये ठंडी जलधाराओं के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में तीव्र जल धारण की क्षमता किस मृदा यानी मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन है लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या काली मृदा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी, काली मृदा। काली मिट्टी दोस्तों, इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चेरनोजम कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक यानी तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, देखिए काली मृदा में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है और कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होने के कारण इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में सर्वप्रथम व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? व्यय कर यानी एक्सपेंडिचर टैक्स। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है आपके मार्शल, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी या कार्लडार। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्लडार। कार्लडार ने सबसे पहले 1956 में 1956, याद रखिएगा 1956 में सबसे पहले कार्लडार ने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय कर का मतलब वो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। और दोस्तों एक तिथि याद रखिएगा, 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल 1957 को एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया। 1962 में इसको आंशिक रूप से और 1964 में व्यय कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा वर्ष है 1964। 1964 में व्यय कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों कार्लडार जो थे ये कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री और ब्रिटेन के नागरिक थे। इन्होंने सबसे पहली बार भारत में व्यय कर, देखिए व्यय कर यानी एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शाखा में, विज्ञान की किस शाखा में जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके जेनेटिक्स, बायोमेट्री, इसके अलावा पैलिनोलॉजी या बायोनोमिक्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बायोनोमिक्स। दोस्तों विज्ञान की बायोनोमिक्स शाखा में जीवधारियों के साथ वातावरण का अध्ययन, वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स शाखा में जीवधारियों के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री क्या है? तो दोस्तों बायोमेट्री देखिए गणित सांख्यिकी के तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। और पैलिनोलॉजी इस शाखा में विभिन्न पुष्पों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा विज्ञान की बायोनोमिक्स शाखा में जीवधारियों के साथ वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जुलाई 1945 में किए गए प्रथम नाभिकीय विस्फोट का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके एडवेंचर, ट्रिनिटी, स्माइलिंग बुद्धा या शक्ति 98। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण यानी नाभिकीय विस्फोट किया था, इसका नाम क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी,
ट्रिनिटी। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जुलाई 1945 में जो पहला नाभिकीय विस्फोट किया गया था, इसका नाम था ट्रिनिटी। इसके अलावा भारत ने दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा कोड से 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई को। और इसके अलावा दोस्तों शक्ति 98 ये 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में भारत द्वारा दूसरी बार 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इनको शक्ति 98 जो श्रृंखला थी, शक्ति 98 कोड नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जुलाई 1945 में किए गए प्रथम नाभिकीय विस्फोट का नाम था ट्रिनिटी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न संख्या 14 है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं। ऑप्शन है आपके 29, 28, 30 या 32। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर, देखिए डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 10th दिसंबर 1948 को जो है स्वीकृत यानी अंगीकृत किया गया था। और 10 दिसंबर की तिथि जो है ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या सार्वभौमिक मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था, उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्माण के समय नेफा के नाम से जाना जाने वाला राज्य वर्तमान में कौन सा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर आपके लिए कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकल्प में असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर क्या है दोस्तों। संविधान निर्माण के समय नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ये संविधान निर्माण के समय ये जो है संविधान निर्माण के समय नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, नेफा को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके 1948 में बनाया गया था और वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा, जो कि 1987 द्वारा लागू किया गया था, इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश संविधान निर्माण के समय नेफा के नाम से जाना जाने वाला राज्य है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और जैसा कि हमने चर्चा किया है कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो 12 जून 2022 को आयोजित होनी है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा तक हम चलाएंगे। इसमें जो जीके के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इसके साथ साथ यूपी स्पेशल, और एक श्रृंखला हम करंट अफेयर्स की चला भी रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करते चलेंगे, ताकि आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।